नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनका नाम विज्ञान के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। एक ऐसी महिला जिनकी खोजों ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन इसकी जो कीमत उन्होंने चुकाई वो थी उनकी अपनी जान। तो चलिए आज मैरी क्यूरी के इस असाधारण जीवन और उनकी कुर्बानी की कहानी को करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, जब खुद एल्बर्ट आइंस्टीन जैसा जीनियस किसी के बारे में ये कहे कि मैरी क्यूरी दुनिया की तमाम मशहूर हस्तियों में अकेली ऐसी इंसान है जिन्हें शोहरत कभी बिगाड़ नहीं पाई। ये कोई मामूली तारीफ नहीं है, ये उनके किरदार का सबसे बड़ा सबूत है। और जब बात उनके काम की आती है तो वो तो सच में कमाल था। वो सिर्फ नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली महिला ही नहीं थी, बल्कि इतिहास में वो अकेली इंसान है, अकेली जिन्होंने दो अलग अलग साइंटिफिक फील्ड्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, दोनों में ये सम्मान हासिल किया है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। खंड 1, विज्ञान की दुनिया की एक अकेली महारथी। एक पल के लिए सोचकर देखिए, 20वीं सदी के सबसे बड़े बड़े वैज्ञानिक दिमाग एक कमरे में जमा हैं, और उन सब के बीच सिर्फ एक महिला। सवाल यह है कि आखिर वो इस मुकाम तक पहुंची कैसे। एक बहुत ही मशहूर तस्वीर है 1927 की सॉल्वे कॉन्फ्रेंस की। इसमें दुनिया के चोटी के फिजिसिस्ट मौजूद हैं, आइंस्टाइन, श्रोडिंगर, प्लैंक, मतलब कौन नहीं था। और उन 29 जीनियस पुरुषों के बीच में सिर्फ एक महिला बैठी हैं, मैरी क्यूरी। ये एक अकेली तस्वीर ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि उस दौर में वो कितनी अकेली पर कितनी मजबूत थी। लेकिन इस शिखर तक पहुंचने का रास्ता फूलों का नहीं बल्कि कांटों से भरा था। उनकी कहानी की जड़ें उस पोलैंड में हैं जो उस वक्त रूसी साम्राज्य के कब्जे में था। खंड 2, जुल्म के साये में एक बगावत। ये वो वक्त था जब उनके अंदर का फौलाद तप कर तैयार हो रहा था। एक तरफ राजनीतिक दमन और दूसरी तरफ घर में एक के बाद एक मुश्किलें। उनका बचपन एक के बाद एक त्रासदियों की कहानी है। पहले उनकी मां को टीबी हो गया, फिर उनकी सबसे बड़ी बहन की टाइफाइड से मौत हो गई, और कुछ ही साल बाद उनकी मां भी उन्हें छोड़कर चली गई। इन दुखों ने बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें चट्टान की तरह मजबूत बना दिया था। घर के अंदर ये हाल था और घर के बाहर का माहौल तो और भी दम घुटने वाला था। रूस का जार पोलैंड की पहचान, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा को मिटा देना चाहता था। स्कूलों में जबरदस्ती रूसी भाषा पढ़ाई जाती थी। ऐसे में छिपकर अपनी पोलिश भाषा में पढ़ना भी एक तरह की देशभक्ति बन गया था। उस दौर की घुटन का अंदाजा इस एक घटना से लगाया जा सकता है। एक बार एक रूसी इंस्पेक्टर ने छोटी सी मैरी से क्लास में पूछा, हम पर किसका राज है? दिल में तो नफरत थी, पर उन्हें मजबूरन जवाब देना पड़ा, महामहिम अलेक्जेंडर द्वितीय, पूरे रूस के जार। ये वो रोज का अपमान था जिसके बीच वो बड़ी हो रही थीं। तो अब कहानी पोलैंड की घुटन भरी गलियों से निकलकर पेरिस की आजाद हवा में पहुंचती है। खंड 3, एक मामूली से शेड में हुई महान खोज। ये सिर्फ एक शहर का बदलाव नहीं था, ये उस वैज्ञानिक सफर की शुरुआत थी जो दुनिया को बदलने वाला था। और यहीं पेरिस में उनकी मुलाकात हुई पियरे क्यूरी से, जो उनके जीवन साथी भी बने और साइंस पार्टनर भी। पेरिस में उनकी जिंदगी किसी तपस्या से कम नहीं थी। सोरबोन यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए वो एक छोटी सी अटारी में रहती थीं, जहां सर्दियों में पानी तक जम जाता था। कई कई दिन तो बस ब्रेड और चाय पे गुजर जाते थे। लेकिन ज्ञान की भूख के आगे ये सब मुश्किलें छोटी थीं। इसी जुनून के दम पर उन्होंने फिजिक्स और मैथ्स दोनों में मास्टर डिग्री हासिल की, और यहीं से उनकी सबसे बड़ी खोज की शुरुआत हुई। उस वक्त वैज्ञानिक यूरेनियम से निकलने वाली कुछ रहस्यमयी किरणों से हैरान थे। ये एक ऐसी पहेली थी जिसे कोई सुलझा नहीं पा रहा था। मैरी ने इस अजीब घटना को एक नाम दिया जो आज हम सब जानते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ये शब्द दुनिया को मैरी क्यूरी ने ही दिया था। और फिर उन्हें एक बहुत बड़ा सुराग मिला। उन्होंने देखा कि पिच ब्लेंड नाम का एक पत्थर शुद्ध यूरेनियम से भी ज्यादा रेडियो एक्टिव है। इसका मतलब साफ था, इसके अंदर कोई नया, ज्यादा शक्तिशाली तत्व छिपा है। इसके बाद जो हुआ वो साइंस की दुनिया की सबसे बड़ी मेहनत की कहानियों में से एक है। मैरी और पियरे ने टन के टन पिच ब्लेंड को एक टपकती छत वाले शेड में उबाला, छाना, और सालों की इस मेहनत के बाद उन्होंने दो नए तत्व खोज निकाले, पोलोनियम अपने प्यारे देश पोलैंड के नाम पर, और चमत्कारी रेडियम। लेकिन कहते हैं ना, जितनी ऊंची उड़ान होती है मुश्किलें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। खंड 4, मुश्किलों के बीच मजबूत इरादे। ये उनके जीवन का वो दौर था जब उन्हें अपनी कामयाबी की सबसे भारी, सबसे दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। 19 अप्रैल 1906
ये तारीख उनकी जिंदगी में एक भयानक तूफान लेकर आई। उनके पति पियरे क्यूरी पेरिस की एक सड़क पर अपने ही ख्यालों में डूबे चल रहे थे कि उनका पैर फिसला और वो एक घोड़ा गाड़ी के नीचे आ गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक पल में मैरी की दुनिया उजड़ गई। पियरे के जाने का दर्द कितना गहरा था, ये उनकी निजी डायरी से पता चलता है। उन्होंने लिखा, और अब मैं फिर से चीखना चाहती हूं, एक जंगली जानवर की तरह। ये किसी वैज्ञानिक की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल की आवाज थी। एक तरफ पति को खोने का गम और दूसरी तरफ समाज के जहरीले हमले। फ्रेंच प्रेस ने उन पर हमला किया, उन्हें विदेशी कहकर। वैज्ञानिक बिरादरी के कई लोगों ने उन्हें सिर्फ एक औरत कहकर नीचा दिखाया। उन पर झूठे आरोप लगाए गए, उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला गया, और इसी नफरत का नतीजा था कि उन्हें फ्रांस की प्रतिष्ठित एकेडमी ऑफ साइंसेज में एंट्री तक नहीं दी गई। लेकिन मैरी क्यूरी किसी और ही मिट्टी की बनी थी। वो इन हमलों से टूटी नहीं। खंड 5, रेडियम से बनी एक विरासत। उन्होंने अपने इस गहरे दर्द को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसने विज्ञान और दवा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और 1911 में उन्होंने पूरी दुनिया को एक जोरदार जवाब दिया। पियरे की मौत के बाद अकेले जो उन्होंने शुद्ध रेडियम को अलग करने का काम किया था, उसके लिए उन्हें केमिस्ट्री में अपना दूसरा नोबेल प्राइज मिला। ये उन सभी लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा था जिन्होंने कभी उनकी काबिलियत पर शक किया था। पर उनका काम सिर्फ लैब की दीवारों में कैद नहीं रहा। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो मैरी अपनी खोज को लेकर इंसानियत की मदद के लिए आगे आईं। उन्होंने 20 मोबाइल एक्सरे गाड़ियां तैयार कीं, जिन्हें लोग प्यार से लिटिल क्यूरीज बुलाते थे। इन चलती फिरती एक्सरे मशीनों ने जंग के मैदानों में लाखों घायल सैनिकों की जान बचाई। और उनकी विरासत वो तो आगे भी बढ़ी। उन्होंने एक तरह से एक वैज्ञानिक राजवंश ही शुरू कर दिया। उनकी बेटी आइरीन जूलियो क्यूरी भी एक बेहतरीन साइंटिस्ट बनी और अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए 1935 में उन्होंने भी केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जीता। लेकिन कहानी का अंत एक बहुत बड़ी विडंबना के साथ होता है। देखिए, जिस खोज ने मैरी क्यूरी को अमर बना दिया, वही खोज धीरे धीरे उनकी जान ले रही थी। सालों साल रेडिएशन के बीच काम करने की वजह से उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी हो गई। इसमें शरीर खून बनाना ही बंद कर देता है। 4 जुलाई 1934 को मैरी क्यूरी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो सचमुच विज्ञान के लिए शहीद हो गईं, और उनकी विरासत कितनी शक्तिशाली है, इसका सबसे बड़ा सबूत उनकी अपनी नोटबुक्स हैं। आज लगभग 100 साल बाद भी उनकी वो डायरियां और नोटबुक्स इतनी ज्यादा रेडियो एक्टिव हैं कि उन्हें छूने से पहले खास सुरक्षा वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो मैरी क्यूरी की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। किसी भी महान खोज की असली कीमत क्या होती है? उनका जीवन बताता है कि ये कीमत बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन उनकी विरासत ये भी साबित करती है कि इंसानियत के लिए किए गए त्याग